सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में बीएससी और बीएससी बीएड की पार्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि इस सब्जेक्ट का सेकंड पेपर है अकॉर्डिंग टू JNVU जोधपुर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। टॉपिक है हमारा माइकोप्लाज्मा। बात कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। माइक्रोबायोलॉजी में इससे पहले हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया था। बैक्टीरिया की पूरी संरचना, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शंस, इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट इत्यादि के बारे में पढ़ा था। इसके साथ ही साइनोबैक्टीरिया के रूप में नोस्टॉक और ऑसिलेटेरिया का भी डिस्कस किया था हमने। माइक्रोबायोलॉजी का जो सेकंड टॉपिक है वो माइकोप्लाज्मा है। आपको इससे पूर्व के वीडियो देखने हैं तो गायत्री कॉलेज सांचौर की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस पर अपलोड होने वाले विभिन्न वीडियोज़ को आप आसानी से देख सकते हैं। सामान्य बीएससी, जनरल बीएससी जो कि 3 वर्ष का कोर्स है, और बीएससी बीएड जो कि पीटीईटी के माध्यम से एडमिशन लेते हैं, जो कि 4 वर्ष का कोर्स है। इन दोनों ही कोर्सेज के लिए ये टॉपिक सिमिलर है, दोनों में ही है। तो इसीलिए हमने माइकोप्लाज्मा आज पढ़ना का निश्चय किया है। माइकोप्लाज्मा है क्या? मानते हैं कि सबसे छोटी कोशिका है वो बैक्टीरिया है, वायरस है। तो माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा उससे भी सूक्ष्म संरचना है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जो मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं, जिन जीवों को पढ़ते हैं, उसमें बैक्टीरिया बड़ा है, वायरस है, उसके बाद माइकोप्लाज्मा है, प्रियॉन्स है, वायरोस है, वीड्यूस है। तो हम उसी के संदर्भ में तीसरा टॉपिक बैक्टीरिया, वायरस के बाद माइकोप्लाज्मा को पढ़ रहे हैं, जो इससे भी छोटी संरचना है, लेकिन ये बैक्टीरिया के समान स्ट्रक्चर प्रदर्शित नहीं करता। न तो वायरस के समान करा, नहीं बैक्टीरिया के समान करा है। तो आखिर ये माइकोप्लाज्मा है क्या, वो हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, आज के टॉपिक के माध्यम से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसकी खोज पशुओं के माध्यम से पाश्चर के द्वारा की गई थी, और उसी संरचना को नाम दिया था प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO इसको कहते हैं। PPLO के समान स्ट्रक्चर पाई जाती थी, तो इसको नाम दिया था माइकोप्लाज्मा। हालांकि पाश्चर ने इन संरचना को आइसोलेट करके, पृथक करके उसका संवर्धन नहीं कर पाया। संवर्धन का तात्पर्य क्या है कि मान लेते हैं कोई पश कोशिका है, उसमें कौन से प्रकार के रोगजनक बैक्टीरिया है, तो हम उस पश कोशिका को पेट्री प्लेट में उपस्थित संवर्धन माध्यम में डालेंगे। इससे क्या होगा कि यदि उसमें कोई बैक्टीरिया है तो वो इस संवर्धन माध्यम से पोषक तत्वों को लेकर के वृद्धि करेगा। इसीलिए कुछ ही समय बाद में इस पेट्री प्लेट में बैक्टीरिया भर जाता है। तो हमने उस कोशिकाओं से पृथक किया, पृथक करने के बाद में इसमें इसको कल्चर किया। पाश्चर माइकोप्लाज्मा का इस प्रकार का प्रोसेस अर्थात संवर्धन उसको नहीं कर पाया। उसके बाद में 1898 में 1898 में नॉकार्ड और रॉक्स ने इन माइकोप्लाज्मा को पृथक किया और उसका सफलतापूर्वक कल्चर किया गया। बोरेल और उसके साथी एटॉल ने 1910 में इनका नामकरण किया। क्या दिया गया? नाम दिया गया। और इन्हें क्या नाम दिया गया? एरिस्टोकोकस माइकोडिस। सबसे पहले नाम माइकोप्लाज्मा का नाम दिया था एरिस्टोकोकस माइकोडिस। उसके बाद में नोवाक के द्वारा 1929 में इन्हीं कोकस बैक्टीरिया से रिलेटेड है, तो ये एरिस्टोकोकस का नाम सबसे पहले माइकोप्लाज्मा दिया गया। क्या नाम दिया गया? माइकोप्लाज्मा। सबसे पहले किसने द्वारा दिया गया? नोवाक के द्वारा। फिर इसकी टैक्सोनॉमिक रैंक स्थापित की गई।
टैक्सोनॉमिक पोजीशन स्थापित की गई। तो इसके अंतर्गत क्या था, क्लास इसकी साइजोमाइसीटीज रखी गई। माइसीटीज कवक के लिए है, कवकों की जितने भी क्लास है उसके पीछे सफिक्स के रूप में माइसीटीज रखा जाता है। लेकिन साइजो आभासी कवक जैसा एक क्लास बनी, साइजोमाइसीटीज नाम दिया गया। इसका ऑर्डर माइकोप्लाज्मोटेल्स रखा गया और उसी के अंतर्गत जीनस रखा गया माइकोप्लाज्म। तो ये क्या हो गई, एक इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन हो गई। सामान्यतः जंतुओं में रोग फैलाने वाले इन पीपीएलओ स्ट्रक्चर को माइकोप्लाज्मा नाम देते हैं, जबकि पादपों में रोग उत्पन्न करने वाली संरचनाओं माइकोप्लाज्मा को फाइटोप्लाज्मा नाम देते हैं। ये 100% रूप से जंतुओं में अर्थात प्राणियों में और पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं, जो माइकोप्लाज्मा जनित रोग कहलाते हैं। जब हम पादप रोग के संदर्भ में बात करेंगे, फाइटो डिजीज के बारे में बात करेंगे, फाइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे, तब हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रकार के रोगजनक हो सकते हैं। बात करते हैं कि इस माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो आकृति और संरचना के बारे में हम इसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के तौर पर उसको पढ़ेंगे। आकृतिक लक्षण क्या होता है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के समान एक प्रोकैरियोट जीव है, ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोट जीव किसको कहेंगे, जो प्रोकैरियोटिक हो, जिनमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित हो, राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हो, प्रोकैरियोटिस्ट कहलाते हैं। तो ये भी क्या है, जीवाणु के समान प्रोकैरियोट, जीवाणु के समान है, जीवाणु नहीं है। कहाँ पे मिलता है ये, मुख्य रूप से इसका आवास है वो मिट्टी में, वाहित मल स्वेज में, सड़े गले पदार्थ अथवा पौधों पर या प्राणियों पर रोगजनक के रूप में मिलता है। इस माइकोप्लाज्म का आकार होता है वो विषमरूपी या बहुरूपी नाम दे सकते हैं हम उसको। क्या कहेंगे, बहुरूपी। क्यों कहेंगे, क्योंकि गुलाबी होता है, तंतुल भी होता है, ताराकार भी होता है, अनियमित पिंड के रूप में पाया जाता है। जब हम इस माइकोप्लाज्मा की संरचना बढ़ाएं तो सबसे बाह्य भाग पर, क्योंकि अनियमित आकृति का होता है इसलिए हम किसी भी आकार का इसको बना सकते हैं। ये एकक झिल्ली युक्त संरचना है, वो मेम्ब्रेन यूनिट कहलाती है। ये एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं। हालांकि सेल मेम्ब्रेन मोटी है, लेकिन फिर भी हम उसको सेल वॉल नहीं कह सकते। बैक्टीरिया के अंतर्गत स्पष्ट रूप से सेल वॉल पाई जाती है, जो कि म्यूकोपेप्टाइड से निर्मित होती है। म्यूकोपेप्टाइड के समान अथवा सेल्यूलोज युक्त सेल वॉल होती है, वो थोड़ी सी दृढ़ होती है, रिजिड होती है। माइकोप्लाज्मा में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है और यही एकमात्र ऐसा कारण है जिसके कारण इस कोशिका का आकार अनियमित आकार का होता है। यदि कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती तो उस स्थिति में इस जीव का आकार, इस कोशिका का आकार भी एक निश्चित प्रकार का होता, लेकिन क्योंकि सेल वॉल अनुपस्थित है इसीलिए निश्चित आकार का नहीं पाया जाता। फलस्वरूप ये जीव अनियमित पिंड के रूप में या ताराकार प्रारूप इत्यादि प्रारूप में पाया जाता है। इसीलिए हम इसको बहुरूपी संरचना मानते हैं। तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन किससे निर्मित होती है, सेल मेम्ब्रेन निर्मित होती है प्रोटीन और लिपिड से, अर्थात लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इस पूरी संरचना के अंतर्गत ये कोशिकीय संरचना होगी, एक जीव हो गया, इसमें डीएनए पाया जाता है।
क्या पाया जाएगा, DNA, जो कि इसका आनुवंशिक पदार्थ है। इसके साथ साथ में इसमें 14 नैनोमीटर के, कितने, 14 नैनोमीटर व्यास की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। इन कणिकीय संरचनाओं को राइबोसोम कहा जाता है। क्या कहेंगे हम इसको, राइबोसोम। ये राइबोसोम जीवाणुओं के समान 70S प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कई प्रकार के द्रव्य पदार्थ पाए जाते हैं, कई प्रकार का मतलब जैसे कोशिका द्रव्य के समान। इस पूरी संरचना का आकार 100 से लगा करके 500 नैनोमीटर तक का हो सकता है। ये एक परिमाप होगा, इससे बड़े आकार के नहीं पाए जाते। जब हम इस जीव के पोषण की बात करें तो चूंकि ये वायु मल या मिट्टी है तो सड़े गले पदार्थों में पाया जाता है, अर्थात ये मृत जीव है, मृतोपजीवी, जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है। क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में भी मिलता है, एनिमल्स में मिलते हैं, ये दोनों जीवित संरचना है। जीवित कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करने के कारण इसे हम परजीवी भी मानते हैं। तो किस रूप में, मृतोपजीवी भी है और परजीवी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसीलिए ग्राम अभिरंजन विधि प्रदर्शित नहीं करता। ग्राम अभिरंजन के प्रति अनुक्रिया या का प्रदर्शन इस जीव के द्वारा नहीं होता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्राम अभिरंजन है वो कोशिका भित्ति में उपस्थित घटकों को अथवा कोशिका भित्ति को अभिरंजित करने की प्रक्रिया है। सेल वॉल इसमें है ही नहीं, तो अभिरंजन विधि नहीं होगी, अर्थात हम उसको पॉजिटिव अथवा नेगेटिव नहीं कह सकते। बात करते हैं कि ये जीव किस प्रकार के रसायनों के प्रति सुग्राही होगा, रेस्पॉन्स दर्शाएगा। जैसे बैक्टीरिया के ऊपर यदि किसी एंटीबायोटिक का ट्रीट किया जाए, एंटीबायोटिक से उपचारित किया जाए, तो या तो वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं या फिर सक्रिय रहते हैं। एंटीबायोटिक होते हैं वो कोशिका भित्ति पर कार्य करते हैं। जैसे पेनिसिलिन है तो क्या करेंगे, इसकी कोशिका भित्ति में, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में छिद्र उत्पन्न कर देता है, और छिद्र उत्पन्न करने के कारण एंडोस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस के फलस्वरूप द्रव्य पदार्थ बाहर निकल जाएगा, कोशिका नष्ट हो जाएगी, या फिर द्रव्य पदार्थ आंतरिक भाग में प्रवेश करेगा तो कोशिका फूल करके फट जाती है। तो ये जो रोल अदा किया है वो किसने किया है, एंटीबायोटिक ने। किसके ऊपर किया है, कोशिका भित्ति पर। क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसलिए सेल वॉल पर कार्य करने वाले जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन होता है, वो इस माइकोप्लाज्मा पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दर्शाता, लेकिन इसकी उपापचयी क्रिया को प्रभावित करने वाले जैसे टेट्रासाइक्लिन है। कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन है वो जीवाणु की उपापचयी क्रिया को प्रभावित करता है। तो टेट्रासाइक्लिन उपापचयी क्रिया को प्रभावित करने का ये एंटीबायोटिक ऐसा है जो माइकोप्लाज्मा पर भी इफेक्ट डालता है। सारांश में हम यदि समझ सकते तो कोशिका भित्ति को प्रभावित करने वाले एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जो उपापचयी क्रिया को प्रभावित करने वाले अभिरंजन प्रतिजैवी की एंटीबायोटिक है वो हमेशा माइकोप्लाज्मा को भी समान रूप से प्रभावित करता है। माइकोप्लाज्मा रोगजनक के रूप में प्रयुक्त होता है और ये एनिमल में एनिमल डिजीज फैलाता है, प्लांट के अंतर्गत प्लांट डिजीज फैलाता है। इस कारण पादपों और जंतुओं को ये एक समान रूप से प्रभावित करता है। 1967 से पहले, 1967 से पहले यही माना गया था कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा केवल और केवल एनिमल डिजीज होती है, प्लांट डिजीज नहीं होती। लेकिन डू एट ऑल के द्वारा 1967 में सबसे पहले ये प्रदर्शित किया गया कि पादपों के अंतर्गत भी रोग माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलते हैं। तो 1967 तक तो एनिमल डिजीज के बारे में पता था, लेकिन उसके बाद में
प्लांट डिजीज के बारे में भी पता लग गया और तब से लगा कर के अब तक लगभग 300 प्लांट डिजीज के बारे में पता लगा जा चुका है जो कि केवल और केवल माइकोप्लाज्मा से संबंधित होती है। अब प्लांट डिजीज कई प्रकार की, जैसे लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजिल, क्लोवर ड्राफ, बुंची टॉप ऑफ पपाया, स्ट्राइप डिजीज ऑफ शुगर कैन, येलो ड्राफ ऑफ टोबैको, ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा इन पार्टों में फैलते हैं। तो प्लांट डिजीज मुख्य रूप से ये जो एग्जाम्पल है इसके अतिरिक्त अधिकांशतः कौन से क्षेत्र में होता है, तो प्लांट डिजीज सभी क्षेत्रों के अंदर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समान रूप से माइकोप्लाज्मा का प्रभाव होता है। लेकिन उष्ण क्षेत्र में पाई जाने वाली फसलें जैसे कोकोनट, नींबू, सिट्रस, मक्का, जिया मेज, धान, कॉटन और पोटैटो में सबसे अधिक माइकोप्लाज्मा का संक्रमण फैलता है। अर्थात यदि ये उष्ण क्षेत्र के अंतर्गत विकसित हो रही है तो माइकोप्लाज्मा की संभावना ज़्यादा होती है। पादपों में ये रोग किस प्रकार से फैलाता है, तो माइकोप्लाज्मा 100% फ्लोएम क्षेत्र में पाया जाता है। किसमें होगा? फ्लोएम क्षेत्र में। फ्लोएम के द्वारा ही एक भाग से दूसरे भाग तक ट्रांसमिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि फ्लोएम क्षेत्र के अंदर खाद्य पदार्थों की मात्रा सबसे अधिक, उसका कार्य यही है और उसकी पीएच इस माइकोप्लाज्मा को परिवर्तित होने के लिए अनुकूलित वातावरण प्रदान करता है। इसलिए कहाँ पाया जाएगा? फ्लोएम के अंतर्गत पाया जाएगा। अब कार्य भी, रोग भी फैलाता है और फ्लोएम क्षेत्र में भी होता है। तो फ्लोएम क्षेत्र क्या करेगी? चालनी नलिका जो पाई जाती है उस नलिकाओं को ये अवरोधित कर देता है, फलस्वरूप खाद्य पदार्थों का परिवहन नहीं हो पाता। इस प्रकार से ये फ्लोएम में रह करके पादप के एक भाग से दूसरे भाग तक स्थानांतरित होता है और उसी फ्लोएम के अंदर रह करके रोग फैलाने का कार्य करता है। प्लांट के समान एनिमल में भी ये रोग फैलाता है। एनिमल में रोग फैलाने वाले माइकोप्लाज्मा की विभिन्न प्रकार की जातियाँ, अलग अलग जातियाँ हैं और ये क्या करता है? एक तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और यूरिनोजेनिटल सिस्टम को इफेक्टेड करता है। तो मुख्य रूप से माइकोप्लाज्मा इन 4 भागों को या 4 प्रकार के तंत्रों को प्रभावित करके रोग उत्पन्न करता है। कौन कौन से रोग होंगे? जैसे एटिपिकल निमोनिया, इन्फ्लामेटस ऑफ जेनिटैलिस इत्यादि प्रकार के रोग माइकोप्लाज्मा के द्वारा प्राणियों में फैलते हैं। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा के बारे में डिस्कस किया है। इससे संबंधित छोटा प्रश्न हमें एग्जाम्स के अंतर्गत मिलता है। लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजिल, इस रोग के बारे में टोटल इसकी इटियोलॉजी, पैथोजेंस की लाइफ साइकिल और सिम्टम्स क्या होते हैं के बारे में हम डिस्कस करेंगे प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत। जब पादप रोग विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें बैंगन का लघुपर्ण रोग के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। उस समय हमें वापस याद आएगा कि माइकोप्लाज्मा इस रोग को उत्पन्न करने का कारक है, रोगजनक है। आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप अपने वीडियो निरंतर देखते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू, नमस्कार।